पांडा साहब मौजूद हैं, सीपीआई के प्रवीण झा साहब मौजूद हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ राशिद अलवी साहब मौजूद हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। कुछ देर में पीयूष गोयल होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओम थानवी साहब है जो कि जनसत्ता के संपादक है। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि अभी तक आई प्रतिक्रियाओं को अगर आप देखिए तो उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रतिक्रिया ठीक है इस बजट को लेकर। पहले बहुत ही प्रबल होती थी इंडस्ट्री का रिएक्शन बजट को लेकर। मार्केट की स्थिति आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से कुछ खास सेक्टर्स को खास तौर पर मैं बहुत गौर से दोपहर में देख रहा था, मार्केट्स किस तरह से टैंक की हैं, यानी कि नीचे आए हैं। जो पूरी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की बात हो रही थी उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठकर खड़े हुए हैं। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को रेफर करें, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई बड़ी नायाब सी चीज़ नहीं बताई गई। हालांकि 2000 रुपये से ज़्यादा के मोबाइल पर एक टैक्स ज़रूर लगाने की बात की गई। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये बजट एक्चुअली हकीकत में किसको एड्रेस कर रहा था। प्रवीण साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। बुनियादी सवाल मेरा अभी भी है कि कांग्रेस इस बजट को लेकर वोट कैसे लाएगी? देखिए, कांग्रेस को ये लगता है कि अगर अभी किसी को नाखुश न किया जाए तो कम से कम वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो उसी के भरोसे शायद उनको लग रहा है कि जो है कई इस तरह की बातें कह दी गई इस बजट में कई वर्गों के लिए कि थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाते हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस की तरफ से जो आप कहिएगा चुनावी बजट वाली बात, तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये बात भी है कि चुनाव बैकड्रॉप में पूरी तरह से अटका हुआ था। उनको दिखाई दे रहा है कि भाई उसको आप नजरअंदाज भी न करो। तो ये अतिशयोक्तियों का बजट है। इट्स हाई ऑन रेटरिक, शॉर्ट ऑन कंटेंट। तो रेटरिक अगर आपको चुनाव जिता सकता है तो काफी संभावना है कि इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब एक दो चीजें जिसके लिए उन्होंने एक शुरुआत तो कर दी, मसलन ये फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जो कुछ प्रोविजन किया है, अगर वास्तव में एक एक्ट बन जाता है और उसके बाद अगर उसमें आप 20-30 हजार करोड़ और डाल सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तब वो मनरेगा वाला काम करेगा। या जो किसानों का इसमें कहना जब सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की मैं बात करता हूँ, जो आप सिर्फ ये 10,000 करोड़ देकर आप ये एक सेंस ऑफ टोकनिज्म है, मतलब ये समझ में। ओम थानवी साहब, इसीलिए मैंने कहा कि इसको हम जरा फोकस करके जो मैं सवाल बार बार पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस इस बजट से वोट कैसे हासिल करेगी। क्या सोच रही थी कांग्रेस पार्टी और चिदम्बरम साहब इस बजट को लाने से पहले? सियासी तौर पर ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसमें आप वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वो प्रपोजल्स डाल रहे हैं जिससे आपको वोट चाहिए। देखिए, मोटे तौर पे हम लोग बजट को इस तरह से देखते हैं कि उपभोक्ता जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो उनको सस्ती हुई कि नहीं हुई। इनकम टैक्स का लोग जो मध्यम वर्ग जो वेतन भोगी है, मेरे ख्याल में इस बार देखिए अब उसका फायदा होता है नहीं होता है, लेकिन इतना भोलापन भी न माना जाए। इन्होंने ग्रामीण तबका जो सबसे ज्यादा वोट देता है, जिनके बल पर कांग्रेस मानती है कि हम लोग जीत सकते हैं, मैंने साहब 46% जो है बढ़ा दिया खर्चा रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास, दलितों के मामले में, आदिवासियों के मामले में इन्होंने उधर पैसा तो काफी दिया है। अब कितना लाभ मिलेगा अब मनरेगा का है, आप 10,000 करोड़ बढ़ा दें, 20,000 करोड़ बढ़ा दें, वहां तक नहीं पहुंचता है और आपका करप्शन वैसा का वैसा रहता है, तो आपको चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने जो मोटे तौर पे ये जो लोकप्रिय जो छोटी छोटी चीजें आमतौर पर बजट में देखी जाती हैं और लगता है कि मध्यम वर्ग जो है उसे खुश हुआ है, मेरे ख्याल में इस बार छोड़ करके उन्होंने गरीबों, दलितों, आदिवासियों उनका पैसा बढ़ाया है। उनको लगता है कि वहां तक अगर चीज पहुंच गई तो शायद उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात देखने की बात। प्रमोद पांडे जी, कांग्रेस कैसे लाएगी वोट इस बजट के आधार पर? कांग्रेस का मकसद क्या है तो कांग्रेस को मालूम है, मगर आम जनता के लिए ये बजट में ऐसा कुछ खास ऐसा कुछ नहीं है जो आम जनता को सुविधा मिले। जो कुछ है ये तो टोकन भी है। ये लगता है कि ऊँट को मुंह में जीरा है। और इन्फ्लेशन का जो स्थिति है इसको अब ध्यान में लेते हुए तो बजट तो अभी तक कम है, बहुत कम है। अभी जो रूरल डेवलपमेंट का बात है, रूरल डेवलपमेंट में जो कुछ बड़ा बढ़ोतरी हुई, मगर इन्फ्लेशन का बात अब जब ध्यान में रखते हुए तो इससे कम हो गया, ये बढ़ोतरी नहीं हुई।
आप ये सब चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब बातों को। हाँ प्रवीण, अगर आप, मैं फिर राशिद साहब और पीयूष गोयल जी के पास जाना चाहूंगा। हाँ मैं ये प्रवीण, कह रहा था कि जो ये बढ़ोतरी की बात जो बार बार दोहरा रहे हैं ये लोग, उसमें एक्चुअली है क्या, जो एक्चुअल की तुलना एक्चुअल से करें तो उतनी बढ़ोतरी नहीं हो। बिल्कुल ये सही रहा बात, है इसको कि जो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने estimate जो दोपहर है, में समझ ली थी कि हाँ जो- सही बात है, जो- जो एक- क्योंकि जो आप 46% का दावा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक्चुअली 46% नहीं है। प्रवीण, अगर आप इसको एक्सप्लेन हाँ, करें। क्योंकि ये fact ऐसा है। होता है कि पहले तो आप एक एक्चुअल ये अपना जो एक बजट एस्टिमेट होता है, हाँ। उसके बाद उस एलोकेशन के आधार पे जो क्या जो रिवाइज्ड खर्चा जो वास्तव में हुआ वो रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है। तो अगर आप रिवाइज्ड एस्टिमेट देखें तो आम तौर पे वो हमेशा जो एलोकेशन इनिशियल होता है उससे कम होता है। तो अगर आप दूसरे वाले आंकड़े को लेके चलें जो रिवाइज्ड वाला है, तो अभी का एलोकेशन निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा लगेगा आपको। और उसके साथ क्या है, अगर आप इन्फ्लेशन की बात ना करें तो फिर लगता है कि नहीं साहब ये तो वास्तव में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ के देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे और कई सेक्टर्स में तो ये हुआ कि एक्चुअली घट गया है। मसलन मिड डे मील के हिसाब से देखें, इजाफा 1100 करोड़ का है और उसमें जो उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, रियल टर्म्स में जो पूरी तरह से वो नीचे आ जाता है। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि जब सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की बात हो रही है। राशिद अल्वी साहब, सरल सवाल है, जैसे मैंने कहा सुबह से बहुत सारी तकनीकी चर्चाएं मैं देखता आ रहा हूं, कैसे कांग्रेस पार्टी वोट हासिल करेगी इस बजट के आधार पे? अभिज्ञान जी, बहुत माफी के साथ कहूंगा जी, आपके इस सवाल से ही मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। ठीक है। अगर एक बजट से चुनाव जीता जा सकता और हारा जा सकता तो हर सरकार कभी भी चुनाव नहीं हारती। हमारे पास पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, हमने क्या क्या किया है। अगर आप ये कहें कि हम 2014 का चुनाव किस बुनियाद पे जीतेंगे, तो अकेला बजट नहीं है, पिछले 10 साल का इतिहास, 10 साल की तारीख है। और आज ये मौका नहीं है कि मैं तारीख के पन्नों को पलटूं और आपको बताऊं कि 10 साल में हमने क्या किया। ठीक है। लेकिन इस बजट का जहां तक ताल्लुक है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, लेकिन अभिज्ञान जी, आप अगर 4 इकोनॉमिस्ट को जमा करेंगे तो हर एक की जबान अलहदा होगी, डायरेक्शन अलहदा होगी, कोई बजट को अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा। सही बात है। लेकिन मैं तो एक लेमैन की हैसियत से इतना कह सकता हूं, एक शानदार बजट है। बजट की जो मोटी मोटी चीजें होती हैं, डेफिसिट कम हुआ है, 4.8% फिजिकल डेफिसिट है, 5.2% था। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 2 साल 3 साल के बाद हम इसे 3% तक ले आएंगे। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन तो हमारा लगातार घट रहा है। जो लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ेगी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। इन्फ्लेशन मैंने सुनाया था सर, इसीलिए कि कल रात को इस प्रोग्राम में आपकी ही पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात कह रहे थे, तभी मैंने उनके हिस्से को सुनाया था। उन्होंने ही कहा, कल वो हिस्सा मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कोई तरीका नहीं है चिदम्बरम साहब के पास महंगाई को रोकने का। हाँ सर प्लीज बोलिए। अभिज्ञान जी, सबकी अपनी अपनी राय होती, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो डाटा की बात कर रहा हूं। आप देखिए ना कि इन्फ्लेशन घटाए कि नहीं घटाए। आप मेरी बात देखिए, आप इकोनॉमिक सर्वे देखिए, कल ही आया है, इन्फ्लेशन घटाए कि नहीं घटाए। फाइनेंस मिनिस्टर का क्या मुस्तकबिल के अंदर क्या उन्होंने टारगेट रखा है, कहां तक ले जाना चाहते हैं। और जो इस बजट का सबसे बड़ी बात है जिस पे चर्चा करनी चाहिए, हमने फूड सिक्योरिटी बिल के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे। डायरेक्ट कैश 1 साल के अंदर पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट होगा। अभिज्ञान जी, ये कैसा ऐतिहासिक कदम है, एक ऐसा तारीखी बजट है कि आने वाले कल में कोई आदमी, कोई हिंदुस्तानी भूखे पेट नहीं सोएगा। आप पैसा कहां से आएगा? भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन, आपको याद होगा कि जब हमने 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था, तो बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे ये पैसा कहां से आएगा, कैसे माफ करेंगे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि माफ किया, किसान को उसका फायदा पहुंचा। तो इन सवालों का जवाब तो भविष्य के अंदर मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चिदम्बरम का जो बजट होता है वो इतना
कलई किया हुआ होता है कि अगले दिन पता चलता है। तो मेरे ख्याल से आज तो बीजेपी के लोगों का रिएक्शन ही नहीं लेना चाहिए, कल को लेना चाहिए ताकि कलई उतर जाए और वो बीजेपी के अर्थशास्त्र समझने वाले एक बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मेरे साथ मौजूद है, पीयूष गोयल। इसलिए मैं बहुत वक्त देने के बाद मैं सबसे आखिर में पीयूष के पास आ रहा हूं। पीयूष, मेरा जो इस प्रोग्राम का सवाल है जिससे राशिद अल्वी साहब बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते और मैं उनकी राय का पूरा सम्मान करता हूं, वो ये कि कांग्रेस इस बजट से वोट कैसे हासिल करेगी। चुनाव के पहले का अगर कोई बजट होता है, मकसद होता है कोई लोक लुभावन की बात करना। प्रवीण झा ने कहा कि इसमें रिटोरिक है और कंटेंट की कमी है। पीयूष, आपके हिसाब से प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस बजट की सबसे बड़ी कमी इस पॉइंट पे? अभय ज्ञान जी, पहली बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस बजट में वैसा कोई सामने दिखने वाला, लुभाने वाली कोई विषय दिखती नहीं है और मुझे नहीं लगता जनता इससे कोई लाभ, बहुत ज्यादा आकर्षण होगी। वैसे राशिद आलवी जी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बजट को अगर आप देखें तो पहली बात तो इस बजट में ग्रोथ की दर क्या होगी और महंगाई की दर क्या होगी, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। मेरे 20-22 साल के बजट देखने में मैंने पहली बार बजट देखा जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। इसमें कुछ कहा नहीं गया है कि ग्रोथ की दर क्या होगी, इन्फ्लेशन की, महंगाई की दर क्या होगी। पहली बात, राशिद आलवी साहब बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, इन्होंने भी बड़े बजट्स देखे हैं। अब ये कहते हैं कि जो इनका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इसके ऊपर ही आगे के चुनाव की बात होगी, एकदम सही कहा। पर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? भाजपा ने एनडीए शासन के दौरान जो 4% ग्रोथ की इकोनॉमी मिली थी उसको 8.5% तक ले गए। हमने हमारे आखिरी के 3 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट 0 करके बजाय के उसको पॉजिटिव कर दिया। तो वास्तव में करंट अकाउंट सरप्लस की इकोनॉमी हमारे 3 साल की रही। फिस्कल डेफिसिट 6% से 4% पे लिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ $29 बिलियन थे 113 कर दिया। इन्फ्लेशन की दर हमारे समय में 3-4% होती थी। हमने एक बड़ा मजबूत आर्थिक ढांचा इनके हाथ में सौंपा। और आप सब समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करो उसका जो लैग इफेक्ट होता है वो आगे आने वाले वर्षों में होता है। सही बात है। तो उसका इनको यूपीए 1 में, जबकि उनके सहयोगी दल उन्हें कुछ काम करने नहीं देते थे, मनरेगा जैसी कुछ 1-2 लोगों को लुभाने वाली, और जिसको मैं कहता हूं इट इज लाइक द ओपियम ऑफ द ब्रिटिश, लोगों को काम करने के बजाय पैसा बांटने वाली स्कीम, उसके ऊपर इन्होंने एक चुनाव लड़ा। भाई साहब ने कहा कि हम कहते थे कि लोन वेवर के लिए पैसा कहां से आएगा, हम एकदम सही कहते थे अभय ज्ञान जी। चिदम्बरम साहब ने जब लोन वेवर किया उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, 2008 में भी नहीं, 2009 में भी नहीं। उन्होंने बैंकों के सिर पे वो लोन वेवर किया। उनको कहा आप किताबों में दिखाओ कि सरकार आगे वाली सरकार देगी, अगर यूपीए हार जाती तो हमें भुगतान करना पड़ता उस 55,000 करोड़ का। 70,000 करोड़ तो दिया ही नहीं, वो 55,000 करोड़ का भुगतान अगली सरकार। तो एक तरीके से यू लिव बियॉन्ड योर मीन्स। आज आप लोगों को बांटो पैसा, अगली सरकार की मुसीबत होगी वो भरपान करने की। ये एक इस सरकार का लगभग तरीका रहा है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, फर्टिलाइजर हो, ऑयल बॉन्ड्स हो, हर चीज में इनका तरीका यह है कि भाई आगे वाली जनरेशन के ऊपर छोड़ दो, हम अपना आज वोट की राजनीति में पड़ जाए। तो ये तो रही इनकी पूरी रणनीति अभी तक। वैसे तो एक वरिष्ठ नेता ने ऑलरेडी एक हमें अंदाजा दिया था एक रैली में कि लोन वेवर स्कीम फिर आ सकती है, और मैं समझता हूं कि बजट के बाद भी चिदम्बरम साहब बैंकों को यूज करके, क्योंकि मेरे जैसे लोग बहुत बार बार कहते हैं कि ये लोन वेवर स्कीम का स्कैम अब बाहर आ रहा है और जिस प्रकार से उसमें गलतियां हुई हैं, लोगों को पैसा गलत लोगों को मिला है, तो अब शायद वो कोई और तरीका, उसको कोई और नया रूप देके लाएंगे। और जहां तक फूड सिक्योरिटी की बात है, 10,000 करोड़ अभय ज्ञान जी, 76% पॉपुलेशन को ये देना चाहते हैं फूड ग्रेन, मतलब करीब 85 करोड़ लोग। 10,000 करोड़ में तो प्रतिशत पर पर्सन 120 रुपए हुआ सालाना। अब 120 रुपए में काय का फूड सिक्योरिटी और क्या करेंगे?
जो पहले नहीं हो रहा है। पीयूष उसके पीयूष आप बदले मैं चाहूंगा बहुत कि ये इंपॉर्टेंट सरकार- पॉइंट है। पीयूष आप, मैं प्रवीण ज्ञान झा जी। और आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा इसी पॉइंट पर। मैं ले रहा हूं एक ब्रेक, मेरी डायरेक्टर रिक्वेस्ट करिए, इस पॉइंट पर हम वापस आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है, इस पर हम वापस आएंगे। दो बात, एक जो प्रवीण झा ने एक जानकार, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर रखी, उसको समझने की कोशिश करिए कि जब आप कहते हैं कि आप 46% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र पर अपने खर्च को बढ़ा रहे हैं, जब राशिद अल्वी साहब कहते हैं और जो वो कांग्रेस के नेता के तौर पर कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि साहब ऐतिहासिक है कि कैसे किसी बजट में प्रावधान है कि कोई देश का नागरिक गरीब जो है वो भूखा ना सोए। जब पीयूष गोयल ये बात कहते हैं कि 10,000 करोड़ अगर आप फूड सिक्योरिटी के नाम पर दे रहे हैं और उसको आप इवन आउट करिए, जिसमें हम इन्फ्लेशन के फैक्टर को नहीं ला रहे हैं, अगर आप इवन आउट करिए तो वो कुछ नहीं बनता उन लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए जिन तक पहुंचाने का मकसद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्या और कंफ्यूजन आपके दिमाग में, असमंजस में नहीं ऐड करना चाहूंगा, तमाम मुद्दों को एक साथ बटोर के अब हम बात करेंगे। राशिद अल्वी साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि ऐतिहासिक बजट इस लिहाज से है कि इसके माध्यम से देश के हर गरीब के पेट में खाना पहुंचेगा। कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है ये बात कहना, यानी कि हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की, जो एक बहुत पुराना मसला है, और दूसरा उससे जो जुड़ा हुआ मसला है, जिस बात को, ये जो सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग का मसला है कि 46% ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बढ़ाया चिदम्बरम साहब के। जरा सा इसको समझने की हम कोशिश करें। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैं बहुत सारे मुद्दे नहीं रखूंगा ताकि आपका असमंजस बढ़े नहीं। प्रवीण, फूड सिक्योरिटी के मसले पर आते हैं और मैं चाहूंगा कि इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जब 10,000 करोड़ रुपए वो कहते हैं कि हम उसमें ऐड कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह इससे याद है कि औपचारिक एस्टिमेट नहीं थी, लेकिन तमाम जानकारों के आर्टिकल्स के जरिए बात छपती थी कि साहब आपको फूड सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 1,20,000 करोड़ की आवश्यकता है। पॉइंट मेरा यहां पर ये, और मैं कोशिश करूंगा इसको और सरलता से समझा पाऊं, पॉइंट मेरा यह है कि 10,000 करोड़ रुपए जो पीयूष पॉइंट रख रहे हैं, वो उससे तो उस टारगेट को हासिल करना, कि भूखे के पेट में खाना पहुंचाने का, संभव ही नहीं है। तो ये इकोनॉमिक्स क्या है, जरा आप एक्सप्लेन करेगा। सीधी सी बात, जहां तक एस्टिमेट आपने बताया वो कई एस्टिमेट्स आए थे। हाँ, ये तमाम आर्टिकल्स के जरिए अलग अलग जर्नल्स में। तो उसमें जो मतलब एक कम से कम इतना चाहिए आपको एडिशनल। जी जी। तो जो एग्जिस्टिंग सब्सिडी थी, फूड सब्सिडी, ओवर एंड अबव दैट इतना चाहिए। अब उसको आप जो है घटा के 10 करोड़ पे ले आ रहे हैं और कह रहे हैं इससे ये हो जाएगा, तो ये तो कहते हैं ना कि रबिंग सॉल्ट इन समबडीज इंजरी। आप गरीब लोगों के भोजन की बात कर रहे हैं और एक तरह से मतलब मजाक लगता है कि इस तरह की एक चर्चा भी हो कि आप कह दें कि हम बजट में अभी कुछ प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर फूड सिक्योरिटी बिल आ जाता है, आप पास कर देते हैं, हम जो है उसके लिए भी विल रेज सफिशिएंट रिसोर्सेस, तो कम से कम वो एक ईमानदार बात होती। लेकिन ये पता नहीं, मेरी भी समझ में आ नहीं रहा है कि वो इस तरीके का एक आंकड़ा दिखा के वो क्या कहना चाह रहे हैं। इससे राशिद साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि 10,000 करोड़ का ये आंकड़ा दिखाकर, जैसे प्रवीण झा जी ने कहा, कि एक्चुअली चिदम्बरम साहब क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम सबको पता है, जैसे मैंने कहा कि तमाम जर्नल्स, मैगजीन्स में इस बात पर बड़ी चर्चा हो चुकी है जानकार अर्थशास्त्रियों के माध्यम से कि कम से कम, जैसे प्रवीण कह रहे हैं, आपको 1,20,000 करोड़ की आवश्यकता है फूड सिक्योरिटी के लिए, यानी कि उस मकसद को पूरा करने के लिए कि गरीब के पेट में खाना पहुंचे। ये 10,000 करोड़ का ये जो आंकड़ा है, इससे क्या हासिल करेंगे चिदम्बरम साहब इस बजट में? 1,20,000 करोड़ एडिशनल। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है प्रमोद जी, एडिशनल। अभिज्ञान जी। जी सर। अभिज्ञान जी। जी जी। देखिए, मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करूं आपके। हाँ प्लीज। फूड सिक्योरिटी बिल अभी पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग है। अभी पास नहीं हुआ है। कितना टाइम पास होने में लगेगा? आपको ये भी मालूम है कि राज्यसभा में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। हम उसे अगर पास भी कराना चाहेंगे तो 2-3 महीने तो उसी के अंदर लग जाएंगे। तो सोचते हैं नहीं पास करेंगे क्या? सरकार
ये मैसेज देना चाहती है। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। हाँ, नहीं, ये प्रमोद पांडा जी मैं इंटरप्ट करें सर, सरकार- मैं नहीं कर रहा हूं, आप बोलिए, मैं पूरा वक्त दूंगा। मैं चाह रहा हूं बहुत इत्मीनान से बहस हो, ताकि लोग आंकड़ों की जगलरी में घूम ना जाए, समझे हम किन बेसिक मुद्दों पर चर्चा करें। हाँ राशिद साहब, देखिए, 10,000 करोड़ रुपए इस बजट के अंदर रखा गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि टोटल सब्सिडी 12% है, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ होगी, 2.5 लाख करोड़। उसके अंदर फूड सब्सिडी शामिल है। ऐसा नहीं है कि वो फूड सब्सिडी अलहदा है, ऑलरेडी दी जा रही है फूड सब्सिडी। राशन की दुकानों पे जो लोगों को राशन मिलता है उसमें फूड सब्सिडी शामिल होती है। ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ 10,000 करोड़ को मत देखिए। मैं ये नहीं मानता कि मेरे अजीज दोस्त पीयूष इकोनॉमी जानते नहीं हैं, वो जानते हैं, वो पैसे वाले आदमी हैं, वो सारा कारोबार करते हैं, देश की आर्थिक स्थिति समझते हैं। लेकिन मैं उन्हें थोड़ा बीजेपी की जो दिशा देते हैं उनसे हटके मानता था, मेरे बड़े दोस्त हैं। लेकिन जिस तरह वो पूरे देश को मिसगाइड करती भारतीय जनता पार्टी, मुझे तकलीफ है कि पीयूष जी भी इसी तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। अरे 12% की पहले से सब्सिडी मौजूद है, उसके अंदर फूड सब्सिडी भी मौजूद है। मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, और उसके साथ एडिशनल 10,000 करोड़ दिया जा रहा है। और ये तो पहला बजट है। अभी राशिद साहब, पीयूष जी के पास जाने से पहले जस्ट 1 सेकंड, पीयूष जी, प्रवीण रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं ये 12% की सब्सिडी वाले पॉइंट पर। प्रवीण जी, रशीद साहब, जो एडिशनल जरूरत कम से कम 1,20,000 करोड़ आंका जा रहा था, और उस एडिशनल के तहत 10,000 का प्रोविजन हो रहा है। हम सभी लोग ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि फूड सब्सिडी नहीं है पहले से। तो आप 10,000 बनाम 1,20,000 करोड़ उसकी तुलना करें, तब बात। और इसमें ये 12% का जी जी। और सब्सिडी टोटल जो आप कह रहे हैं उसमें फूड सब्सिडी है, और आपका टोटल सब्सिडी इस बार घटा है। हाँ, सही बात है, सही बात वो है। भी आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, टोटल सब्सिडी जो है वो घटा है इस बार, बढ़ा नहीं। राशिद साहब रिस्पॉन्ड कर, फिर मैं पीयूष जी को समय दूंगा, नहीं तो पीयूष जी कहेंगे कि अभिज्ञान मुझे समय नहीं दे रहे, जबकि राशिद जी मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूछिए पीयूष जी से। अभिज्ञान जी, सबसे पहली बात तो अगर जो अभी सब्सिडी दी जा रही है, हाँ, उससे अगर देश की जनता तक इनफ न्यूट्रिशन पहुंच सकता, जो वास्तव में मकसद है इस फूड सिक्योरिटी बिल का, कि 76% पॉपुलेशन विल बी कवर्ड एंड गुड न्यूट्रिशियस फूड विल बी प्रोवाइडेड टू देम। अगर वो आज के जो 75,000 करोड़ रुपए फूड के अन्य स्कीमों में है उससे हो सकता था, तो इस बिल की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो आप छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल जो बड़े खूबी से वहां पे चल रहा है, जनता खुश है उससे, उस मॉडल को केंद्र सरकार ने खुद एक्नॉलेज किया है कि बहुत अच्छा मॉडल है, वो देश भर में आप इंप्लीमेंट कर दो, बात खत्म हो जाती। फूड सिक्योरिटी बिल लाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि लोगों के पास जो न्यूट्रिशन जाए, जो एक उनकी खुराक सुधरे, उसके लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अन्य अनुमान निकले हैं इस चीज के लिए। आपके बाकी इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं 1,20,000 एडिशनल चाहिए, तो ठीक है, 1,20,000, 1,50,000 जो भी है। राशिद अल्वी साहब, मैं किसी को कभी अगवा नहीं करता। वास्तव में ये बजट जो है, इस बजट के मैं 25 अंक आपको अभी गिना सकता हूं, जिसमें चिदम्बरम साहब ने लोगों को गलत फहमी में रखा है, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी है। सिंस फूड ग्रेन की बात हो रही है, उसी में आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि 3.6% ग्रोथ हुई है फूड ग्रेन में 11th प्लान में, बहुत अच्छी बात है। पर यह नहीं कहा कि जो करंट ईयर है उसमें 259 मिलियन टन से 250 मिलियन टन का अनुमान है, तो 5% कम होने वाला है करंट ईयर में इनका उत्पादन, 4%। तो वास्तव में ऑलरेडी ये साल बुरा शुरू हुआ है 12वीं प्लान में। और आपने आज देखा होगा आंकड़े ग्रोथ के, अक्टूबर टू दिसंबर ग्रोथ हैज फॉलन टू 4.5%, 4.5%। अगला क्वार्टर जो है जनवरी मार्च वो और गिरेगा, क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया। आप कह रहे हो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, आपने कैसे करी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैपिटल एक्सपेंडिचर रोक दिया, प्लान एक्सपेंडिचर रोक दिया, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया।
This is the worst form of fiscal imprudence. हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर गिरा। जी, मैं सुनूंगा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, इसी में कोशिश करूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जानकार लोग हैं जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। मैं आखिरी हिस्से में कम वक्त होगा, फिर भी मैं दूसरे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आना बहुत जरूरी है। वो है ये जो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, उसमें जो 46% की बढ़ोतरी है, उसकी भी तस्वीर को हम थोड़ा सा सच्चाई से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि वक्त हमारे पास कम होगा। हम वापस आएंगे। प्रबोध पांडा और ओम थानवी साहब से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई मेरी इस हिस्से में। प्रस्तुत करता है जागरण, मेनी रेज वन राइजिंग सन, पावर्ड बाय भारतीय स्टेट बैंक, बेहतरीन होम लोन और कार लोन के लिए। प्रायोजक लिखो इंडिया की नई पहचान। फिलिप्स एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, जिंदगी की रौनक। पैनासोनिक इको नेवी एयर कंडीशनर्स। आप अपना लाखों का माल किसके भरोसे छोड़ते हैं? लिंक लॉक्स। LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पावर टू डू गुड। Parodontax toothpaste for people who see blood when they brush their teeth. Finolex Industries Limited. Binani Cement, सदियों के लिए। Royale with Teflon Surface Protector. और Apollo Tires, go the distance. Come on, you fast bowler rascals, together. Last video of the match, 60 runs to get the crowd cheering for Miracle. This is the leader style to bring a miracle. Let me remind it. When moods change, I change. You never know when I'm gonna change. Keep on your toes, I like to rearrange. And when my mood swings, just swing along with me. I change with the change. I'm always changing, changing right through the day. I'm always changing, changing in every way. I'm always changing, changing. Come on, baby, change. पैनासोनिक एयर कंडीशनर इको नेवी टेक्नोलॉजी के साथ, जो इंटेलिजेंटली सेंस करे, एडजस्ट करे और 38% तक की बचत करे। It's one touch to change the future. Panasonic. टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? Link locks. एक जज्बा सारी दुनिया को जोड़ने का, बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। हजारों जिंदगियों का भरोसा, डिस्पो वैन, आपके जीवन की सुरक्षा। तेरा चीफ भाग रहा है ना, भगा रहा है। बहुत भाग लिया ना, चलो उड़ते हैं। Think on your feet. Red Chief, the power of real leather. Domino's Taco Indiana, इसके अंदर की मुलायम मजेदार स्टफिंग्स के टेस्ट में है अपनापन, बस बाहर की क्रंची क्रस्ट लगे मैक्सिकन। डोमिनोज, ये है रिश्तों का टाइम। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ
कहाँ है एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, pity in a way, pity is good। यहाँ सबकी जुबान पे ताला क्यों लगा है? रात्रि खाओ खुद जान जाओ। उत्तम क्वालिटी का कत्था, सुपारी, इलायची, केसर और नेचुरल परफ्यूम से बना है राजश्री पान मसाला। मेरा लकी जैकेट, आई वोर इट जब मुझे मिला पहला अवार्ड, मेरी वो फेमस स्पीच, द डे शी सेड यस। और आज मेरा पहला कैंपस इंटरव्यू। कुणाल, थैंक गॉड तो मिल गया यार। नेहा के डैड ने बुलाया है, तेरा लकी जैकेट चाहिए था। आज? अभी? यू प्रॉमिस्ड ना? ये ले। थैंक यू, बाय। गुड लक। वादे वही मायने रखते हैं जो निभाए जाएं। पिछले साल हमने 43 लाख वादे निभाए, जो हमें बनाते हैं द लार्जेस्ट सेटल ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स इन इंडिया, ICICI Lombard। Log on to caron.me। MDH आंवला प्राश, सुबह शाम हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। विटामिन C से भरपूर, दिमाग, ताकत और तंदुरुस्ती का खजाना। MDH आंवला प्राश के साथ 50 ग्राम MDH चंकी चाट मसाला फ्री। सुबह शाम चाय का प्याला आराम से पियो प्याला। उठो चाय पियो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। बोले तो आम एक चाय, रियल लाइफ रियल टी। Wonder how some homes become a heaven where you can relax and find your peace of mind. Ajnara Peace of Mind। मैं हूँ कैलगरी स्टार कैनोला ऑयल, विटामिन E और ओमेगा 3 से भरपूर, वर्ल्ड नंबर 1 लाइटेस्ट कुकिंग ऑयल, कैलगरी स्टार कैनोला ऑयल। Is all this really for ₹99 per person? Yes, ma'am. Promise? Yes. Pizza Hut presents Everyday Special, a 3-course meal at just ₹99 per person. Now, any day, anytime. Also in home delivery. घर परिवार सामान कारोबार या सेहत अपनों की समंदर पार, कहीं भी कभी भी इंश्योर करवाए, ओरिएंटल का ऑनलाइन इंश्योरेंस अपनाए। जब ओरिएंटल हो आपके साथ, खुशियों का इंस्टेंट इंश्योरेंस। लॉग ऑन टू www.orientalinsurance.org.in। प्रोग्राम की शुरुआत किस पॉइंट से की थी, दोहरा दूं बहुत जल्दी से कि क्या ये बजट कांग्रेस को वोट दिला पाएगा। अब एक और सेक्टर वक्त कम है उस पर बात करने की। 46% ज्यादा हमने बजटरी एलोकेशन किया है, पैसा दिया है ग्रामीण विकास के लिए या उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए। ये सच्चाई कितनी बड़ी, ये भी वो पॉइंट है जहां से कांग्रेस वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। प्रवीण, फिर आपसे शुरू करूंगा, फिर प्रबोध जी के पास जाऊंगा। इसको जरा जल्दी से एक्सप्लेन करिए, अगर ये बहुत पिछले साल का जो बजट, खासतौर पर जो प्रणब मुखर्जी साहब का एलोकेशन था उससे तुलना करते हैं। पिछले साल का जो एलोकेशन था वो एक्चुअल एलोकेशन और इस साल के एलोकेशन को देखें तो बिल्कुल मामूली उसमें इजाफा है। और अगर मुद्रास्फीति के दर को आप मिला लें तो एक्चुअली वो नीचे आ गया है। तो ये पूरा जो 46% का आंकड़ा है ये बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। ये पॉइंट मैं आपके सामने रखना। प्रभु जी, नहीं तो सही है। मैं तो पहले भी ये बोल दिया, जो इन्फ्लेशन को आप ध्यान में लेते हुए तो जो एक्चुअल तो इससे भी बहुत घटा हो जाएगा, इससे बहुत कम हो जाएगा। और जो देखिए किसानों का बारे में जो बोल रहा है ना, एग्रीकल्चर में जो बजटरी एलोकेशन ये परसेंटेज है 1.7%, और एग्रीकल्चर से जीडीपी आता है तो 15%। एग्रीकल्चर उनका शेयर है, भागीदारी है जीडीपी में 15%, 14 पॉइंट्स फॉर समथिंग, और बजटरी एलोकेशन है कहाँ 1.7%। ये क्या मजाक का बात है। ओम थानवी साहब, इसके बाद मैं राशिद अलवी और पीयूष जी को इस पॉइंट पे समझूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद लगे बड़ी बड़ी बातें आंकड़ों के जरिए, लेकिन हकीकत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके लिए मनरेगा जैसी कोई योजना सियासी तौर पर भी सफलता लाई थी, या आपका एक फैसला किसानों का कर्ज माफ करने का सियासी तौर पर सफलता लाया था, तो अगर आप ये 46% को बड़ी बात बता रहे और जमीन पर ये तस्वीर वो नहीं है, तो ये कैलकुलेशंस गड़बड़ हो सकती हैं।
दूसरा कोई एक्शन प्लान, मैं एक आम आदमी के नाते सोचता हूं कि आप एक्शन प्लान कोई वित्त मंत्री लेकर के आता है, वो आपके सामने नहीं है। और ग्रोथ रेट जो है इतनी गिर गई, यानी जो आपका रिकॉर्ड था लगभग उसके करीब पहुंच जाएगी, तो 5 पे अगर आती है तो बढ़ेगी कैसे? रोजगार आप बढ़ा नहीं रहे हैं, आपका एफडीआई आप लेके आ गए हर क्षेत्र में, यहाँ का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी कैसे? इसका कोई भी एक्शन प्लान इस बजट में साफ नहीं होता है मेरे जैसे आदमी के सामने। राशिद साहब, बहुत कम वक्त है, एक लास्ट फाइनल कमेंट आपसे इस बात के ऊपर, क्योंकि आप 46% कहना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। देखिए अभिज्ञान जी, 80,194 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसके अंदर गांव की सड़कें, पहाड़ी इलाके की 10,000 बसों का टारगेट रखा गया है। आप मुझे बताइए, क्या बजट के अंदर ये कैलकुलेट करके करना चाहिए कि इन्फ्लेशन इतना घट गया और इतना बढ़ गया? 80,000 करोड़ का मतलब अब सिर्फ 40,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रह गया है। बजट तो इसी तरह पेश किया जाएगा कि हम 80,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर रहे हैं और पिछले साल इतना किया था। और यहां मैं ये भी कह दूं, एग्रीकल्चर के अंदर 27,000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट किया गया है। और ये नहीं कहा गया कि 3.6% ग्रोथ इस साल हुआ है, जैसे अभी मेरे बीजेपी के दोस्त कह रहे थे। अगर वो गौर से पढ़ेंगे तो कहा गया है 11वीं 5वीं वर्ष योजना के अंदर एवरेज 3.6% है। मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड का समय है पीयूष गोयल को देने के लिए। बहनी में इस कार्यक्रम को मेरी डायरेक्टर बहुत नाराज हो जाएंगे मुझसे अगर मैंने एक लफ्ज भी आगे बोला, लेकिन पीयूष को 20 सेकंड का समय मैं दूंगा। ये 46% को पीयूष के आप लोग मुद्दा बनाएंगे, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रोथ की बात हो रही है। हाँ पीयूष, देखिए सरकार की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये आज 46 दिखाए, कुछ दिखाए, वैसे तो जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा फ्लैट है। पिछले साल 52,000 करोड़ खर्चा किया इंस्टेड ऑफ 75,000 करोड़। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आप गौर करें कि ये सब जो रो रहे हैं सरकारी लोग और कांग्रेस के लोग, उसी दौरान गुजरात में एग्रीकल्चर में 6.5%। आपने मेरे पास मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा, मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हो सकता है इन बातों पर आगे और चर्चाओं में एक्सप्लेन कर सकूं कि चर्चा क्यों इतनी जरूरी है।